नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं सरस्वती मंथन। हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में आज हमारे साथ बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता, आपको बता दें कि जिन्होंने अपना लगभग समय 35 वर्ष बीजेपी के साथ गुजारा है और आगे भी कंटिन्यू है। लेकिन आपको एक खासियत बता दें कि आप समाज सेवा भी करते हैं और समाज सेवा ऐसी करते हैं कि चाहे वो बंदर हों, चाहे वो गाय हों, उनको सुबह सुबह भोजन कराना, जब तक नहीं करा लेते तब तक आप भोजन नहीं करते, ये इनका एक ध्येय है। लेकिन एक ख़ास बात और है, आपको बता दें कि आप अपनी जीविका के लिए आप LIC एजेंट भी हैं और LIC में अच्छे पद पर हैं। लेकिन खासकर आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। ब्राह्मणों का चेहरा है, ब्राह्मण वर्ग को साथ के चलते हैं। वो हमारे आज के मेहमान हैं शख्सियत पे, और शख्सियत के इस प्रोग्राम में हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सर, क्या शुभ नाम है? और आपकी बात हम शुरुआत करेंगे तो शिक्षा से शुरुआत करेंगे। आपने शिक्षा की शुरुआत कहाँ से की, फिर राजनीति में क्यों कदम रखा? मेरा नाम सुबोध कुमार मिश्रा है और मैं वैसे जलालाबाद तहसील ब्लॉक मिर्ज़ापुर के कुंडरी आश्रम ग्राम का स्थायी निवासी हूँ और यहाँ पर भी अपना एक छोटा सा मकान है और मुख्य व्यवसाय हमारा कृषि है। और कृषि के साथ साथ यहाँ पर LIC में मैं CM क्लब का मेंबर हूँ। 15 साल से मैं उस पर काम कर रहा हूँ, LIC में काम कर रहा हूँ। और बाकी मैंने स्नातक शिक्षा की है, स्नातक शिक्षा ग्रहण की है। राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, क्यों आखिर आपको लगा कि आपको राजनीति में जाना चाहिए? नहीं, राजनीति में तो मैं नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ, बस युवा जब मैं पढ़ता था, युवावस्था से ही कुछ मन में ऐसा विचार था कि कुछ हमको भी जुड़ना चाहिए समाज से और कुछ समाज के लिए काम करना चाहिए। तो उसी उद्देश्य को लेकर, चूँकि बीजेपी की जो पार्टी थी, जनसंघ से लेके हमारे परिवार के लोग भी उसको साथ जुड़े थे, इसीलिए मैं बीजेपी में मैं सदस्य के रूप में काम करने लगा, कार्यकर्ता रूप में काम करने लगा। उसके बाद में मैं सदस्य बना और सबसे पहले मैं किसान मोर्चा का शहर विधानसभा प्रभारी यहाँ बना। उसके बाद मैं किसान मोर्चा का नगर अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं किसान मोर्चा का ही जिला अध्यक्ष रहा। फिर मैं बीजेपी की मेन पार्टी का नगर महामंत्री रहा और इसके अभी पूर्व में 6 साल लगातार 2 टर्म मैं उसका श्रम प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा 1 टर्म, और उसके बाद 2 टर्म में श्रम प्रकोष्ठ का ही प्रदेश सह संयोजक के रूप में मैंने काम किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल अंजान जी थे और अब इस समय वर्तमान में मैं कार्यकर्ता रूप में पार्टी में काम कर रहा हूँ। आप इतने वरिष्ठ हैं, आपने इतनी मेहनत की है पार्टी के लिए, आप पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये लगता है कि आप पार्टी के साथ तो जुड़े, लेकिन पार्टी ने आपको पीछे रखा कहीं न कहीं। नहीं, हमारा कोई उद्देश्य राजनीति का नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल एक शौक़ था। शौक़ में मैं कार्यकर्ता मतलब एक पार्टी में जुड़ गया। पार्टी की विचारधारा अच्छी लगती है, इसलिए उस पार्टी से जुड़ा। और राजनीति का कोई उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे कभी किसी क्षेत्र से जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है या ब्लॉक प्रमुख के लिए तैयारी करनी है या कभी विधायक। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मुझे राजनीति इस तरीके की करनी। मैं तो एक शौक़ के रूप में पार्टी से जुड़ा और वही मैं काम करता रहा। तो इसलिए कोई ऐसी भावना ही नहीं थी, मेरी कोई ऐसी अपेक्षा ही नहीं है कि धन लोलुपता की अपेक्षा हो या पद की। इस नाते मैंने काम ही नहीं किया। मैं तो एक बस कार्यकर्ता मन में एक वो विचार रहता है कि समाज सेवा अगर राजनीतिक रूप में हो सकती है, कार्यकर्ता रूप में छोटे पद के रूप में हो सकती है, या किसी की समस्या को समाधान किया जा सकता है, तो उसी रूप में मैं काम अभी तक जो है करता रहा हूँ। देखिए, अभी ब्राह्मण का एक बड़ा वो चल रहा था। ब्राह्मण कभी सपा की बात करता है, कभी बीजेपी की बात करता है। सपा कभी ब्राह्मण अपनी तरफ खींचती है, कभी बीजेपी अपनी तरफ खींचती है, कभी बसपा बीच में आ जाती है, वो ब्राह्मण सम्मेलन करने लगते हैं। तो क्या लगता है ब्राह्मण किधर जाने वाला है इस बार? देखिए, ब्राह्मण और पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जातवाद की राजनीति नहीं करती है और जितना भी शिक्षित वर्ग है और हर वर्ग बीजेपी से जुड़ा हुआ है और ब्राह्मण हमेशा से ही पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। मायावती जी ने ब्राह्मणों को छलने का काम किया, थोड़ा छलावा किया उनके साथ, लेकिन फिर भी उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग उस समय भी नहीं जुड़े। और सपा भी जो है ब्राह्मणों के साथ कोई
ब्राह्मणों के हित के ना काम किए हैं। आज भी मैं मानता हूँ कि पूरी तरीके से ब्राह्मण भाजपा के साथ ही है। बीजेपी वाले श्री राम की बात करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन जय परशुराम का नारा क्यों नहीं? देखिए, जय श्री राम या भगवान परशुराम में कोई अंतर नहीं है। भगवान परशुराम भी अवतार हैं, भगवान राम से पहले के अवतार हैं। लेकिन अब चूंकि अपने समाज में आपने देखा होगा कि राम का नाम जो है वो रामायण में भी उसका महत्व दिया गया है, और भगवान शंकर जो आदिदेव हैं उन्होंने भी राम के नाम का जप हमेशा किया है। तो राम के नाम की एक महिमा या बहुत बड़ा वो ऐसा नाम है जिसको जन्म से लेके अंत तक आदमी वो करता है। इसी भावना से किसी वजह से वो चीज़ जय श्री राम के रूप में हम लोग बोलने लगे हैं या आम लोग बोलते हैं, तो उसी भाव में उसको देखना चाहिए। और वैसे भगवान परशुराम जो हैं वो हमारे पूज्य हैं, आराध्य हैं, और हमारे ही नहीं पूरे समाज, पूरे देश के हर वर्ग के वो अवतार हैं, तो भगवान हैं। और हम लोग भगवान परशुराम की भी जय बोलते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं, जय शंकर भी बोलते हैं। अब वो ये राजनीतिक जो दूसरी पार्टियां हैं वो इसको दूसरे रूप में देती हैं कि जय श्री राम ही क्यों बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बोलना चाहिए और सब लोग बोलते हैं। ये जो विरोधी पार्टी है उनको अपनी विचारधारा बदलने की ज़रूरत है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक मंदिर बनवाया परशुराम जी का, 73 फीट ऊंचा फरसा जो है परशुराम जी का जो फरसा था उसकी एक वो लगाई है, 73 फीट ऊंचा फरसा लगाया है। तो क्या लगता है कि इस बार सपा ब्राह्मण सपा के साथ जाने वाला है क्या? क्योंकि परशुराम जी की शुरुआत उन्होंने कर दी है, मंदिर की शुरुआत कर दी है। देखिए, वो सिर्फ धोखेबाज पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल चुनाव की वजह से जो भी मतलब उनके मन में इस तरीके से कुछ विचार आ रहे हैं और ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी मंदिर कहीं भी बना सकता। इसमें बोलो अच्छा, हाँ, कोई भी इस तरीके की अगर उन्होंने वो काम किया है अगर, तो ठीक, अच्छी बात है। और उनको अयोध्या से दिक्कत है, उनको काशी से दिक्कत है, उनको मथुरा से दिक्कत है। तो इस समय अगर वो ये सब कर रहे हैं तो मुझे लगता है केवल ये भगवान को भी धोखा दे रहे हैं और ब्राह्मण समाज को भी धोखा दे रहे हैं। और इन सब चीज़ों में शिक्षित वर्ग ब्राह्मण समाज जो भी है वो उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले आपने एक मीटिंग की थी एक मंदिर पर, आपने वहाँ पर एक बात भी रखी थी, आपने उसकी शुरुआत भी कर दी थी कि एक जलालाबाद की तो आप बात कर ही रहे हैं कि परशुरामपुरी हो, वहाँ पर पर्यटन स्थल घोषित हो, जगह जगह मंदिरों में परशुराम जी की मूर्ति लगे। तो ये शुरुआत जो आपने की है, इसका मन कैसे आपके आया, क्यों करना चाह रहे थे इसको? देखिए, भगवान परशुराम का जन्म स्थान जलालाबाद को जो परशुरामपुरी के रूप में हम लोग कहते हैं, तो ये समाज की एक मांग है और काफ़ी दिनों से वो क्षेत्र उपेक्षित रहा है। तो मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का मंडल का अध्यक्ष भी हूँ और समाज से जुड़ा हूँ। और मतलब कोई भी अगर अच्छा काम होता है, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो भगवान परशुराम का हो, चाहे वो किसी अन्य चीज़, उसमें मुझे शौक़ है कि मुझे अच्छे काम को लोगों के साथ जुड़ने में या करने में वो आनंद आता है। और भगवान परशुराम के जन्म स्थान के लिए हमारी मांग भी है, सरकार से भी हमारी मांग है कि वहाँ उसको परशुरामपुरी घोषित किया जाए। और रामायण सर्किट जो एक इस समय किया गया है उसमें उस स्थान को रखा जाए, तो उससे पूरे जिले का विकास भी होगा और वहाँ सौंदर्यीकरण भी होगा। और भगवान परशुराम जो हैं वो पूरे अवतार हैं, भगवान के रूप में हैं, तो उनकी उस जन्मस्थली का सौंदर्यीकरण होना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। जैसे काशी, मथुरा और अयोध्या की बात हो रही है, तो बिल्कुल भगवान है, तो यहाँ पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री से भी अपेक्षा थी कि वो यहाँ के लिए कुछ करेंगे। और ये कोई जात पात से जोड़ने की बात नहीं है, ना कोई राजनीति से प्रेरित बात है। भगवान परशुराम का चूँकि जन्म यहाँ हुआ है, तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर उसको पर्यटन स्थल घोषित करके उसमें सुंदरता और भव्यता आनी चाहिए। शाहजहाँपुर की बात करें, नगर विधानसभा की, यहाँ से सुरेश खन्ना लगातार 8 बार विधायक हैं, 9वीं बार फिर चुनाव मैदान में हैं। तो क्या लगता है कि क्या कुछ शहर में नहीं हो पाया, या फिर क्या इससे पहले नहीं था जो अब हो गया है? देखिए, शहर में तो पहले कुछ भी नहीं था। जब से माननीय खन्ना जी ने यहाँ का विधानसभा का अपने मतलब कार्यभार संभाला है, लगातार वो विकास के लिए काम कर रहे हैं। और अब तो अनगिनत ऐसे काम हैं जो उन्होंने इसको शाहजहाँपुर को अपनी नगर विधानसभा को संवारने के लिए किया है।
और चाहे शहीद उद्यान का अपना पार्क हो, चाहे शहीदों का और भी जो मूर्तियां लगाई गई वो हों, चाहे हनुमत धाम हो, और तमाम अभी देखिए ये अपना शहीदों के संग्रहालय का भी जल्दी ही वो होने वाला है, और रोडें भी हैं, और तमाम विकास के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। सिविल लाइन भी पड़ रही है और रोड का चौड़ीकरण भी हुआ है। तो जो वही हो सकता है उसके लिए मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से प्रयासरत हैं और संकल्परत भी हैं, और वो अपने संकल्प को पूरा भी कर रहे हैं, और लोगों को ये लग भी रहा है कि शाहजहाँपुर में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, ये आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे। जितिन प्रसाद एक ब्राह्मण के बड़े चेहरे गिने जाते हैं पूरे प्रदेश में। कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने, बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी के बाद आने से वो मंत्री बन गए। इससे पहले एक उन्होंने अपनी ब्राह्मण चेतना के नाम से शुरुआत की थी, वो उनका चल रहा था, मुहिम चल रही थी। अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है कहीं। लेकिन क्या मानते हैं कि ब्राह्मण जितिन प्रसाद के आने से ब्राह्मण पार्टी का साथ देगा? देखिए, जितिन प्रसाद जी जो हैं वो एक अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं, और राजनीतिक कद भी उनका अच्छा रहा है, और एक ब्राह्मण के रूप में भी अगर बात करें तो वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व रूप में भी हैं। और बीजेपी में चूंकि उनको बीजेपी की विचारधारा पसंद आई है, उसमें आए हैं, तो उनका हम सभी लोगों ने स्वागत किया है और स्वागत भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो ब्राह्मण उनके साथ जुड़ा हुआ भी था और भी जुड़ेगा, और निश्चित रूप से पार्टी को उसका लाभ होगा। आपने कहा मैं किसान हूँ, किसान का दर्द भी आपको पता होगा कि जिस तरह से 1.5 साल किसान गाजीपुर बॉर्डर पे डटा रहा, सिंघू बॉर्डर पे डटा रहा, तो उसके बाद ये फैसला लिया जब 1.5 साल में कई किसानों की मौत हो गई, कई किसान बेचारे परेशान रहे, वहीं रहे, ठंड भी हो चाहे गर्मी हो, सब कुछ उन्होंने झेला है। तो क्या लगता है किसान इस बार साथ बीजेपी के देगा? क्योंकि मोदी ने फैसला अब चुनाव के टाइम लिया ना, ये पहले नहीं लिया था प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, किसानों के हित की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने की है, और वो लोग अन्य पार्टियों के बहकावे में और एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को वहाँ पर इस तरह प्रायोजित किया गया था। पूरे देश का, प्रदेश का किसान वो अपने खेतों में भी था, अपने घरों पे भी था, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये रचा गया था, उसी के तहत वो इस मांग को लेकर बैठे थे, और काफ़ी दिनों तक चलने का इसलिए वो प्रश्न रहा कि उनकी जो मांगें थीं वो उसको पार्टी ये चाह रही थी कि किसानों के हित में सब अच्छा हो। लेकिन फिर भी ये मैं माननीय मोदी जी का भी ये कहूँगा कि उन्होंने भाई आखिर में अगर नहीं मान रहे हैं तो उनकी मांगों को माना, और किसी न किसी तरीके दूसरा रास्ता निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ हमेशा रही है, और किसानों की समस्याओं के लिए, किसानों के लिए हमेशा मतलब उन्होंने काम किया है। तमाम तरीके से जननिधि है या और चीज़ें हैं, सब लागू की हैं। तो किसान जो है वर्तमान में भी, पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, आज भी है, और निश्चित रूप से देश का जो माहौल है और प्रदेश में जो चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, और सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षा भी है, और तमाम तरीके से आदमी मतलब एक अपने को स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित महसूस करता है। कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में कोई संदेश शहरवासियों? नहीं, सभी को मतलब समाज सेवा में आगे आना चाहिए, और मतलब जो भी जैसे जिसका सहयोग हो सकता है, राजनीति से या समाज सेवा से, अपने शहर को स्वच्छ रखें और साफ रखें, लोगों का सहयोग करें, भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े। शहीदों का जनपद है, तो यहाँ का मान सम्मान बढ़े, पूरे देश में, प्रदेश में बढ़े, और सभी जीव जंतुओं के प्रति लोगों को थोड़ा सा मतलब अपना भाव बढ़ाना चाहिए, और सेवा में, मनुष्यों की सेवा में या गरीबों की सेवा में जो भी जितना जैसे जैसे बनता हो वो करने का संकल्प लें। नए साल पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुबोध मिश्रा, जो अपनी बात इन्होंने निष्पक्ष रूप से रखी, और उन्होंने ये भी कहा कि समाज सेवा इनके लिए एक मुद्दा मुहिम है, और ये समाज सेवा लगातार करेंगे। बीजेपी में इन्होंने अपने 35 वर्ष जरूर बिताए, लेकिन इनको किसी पद की लालसा नहीं है। इनका मानना है कि ये बीजेपी के साथ हैं, और बीजेपी के जो इस समय बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके बहुत खास हैं। ये हमने ऑन कैमरा इनसे बात की थी, ऑफ कैमरा बात की थी, लेकिन अब ऑन कैमरा ये मुख्यमंत्री जी को अपना आदर्श मानते हैं। मुख्यमंत्री जी के मानते हैं कि मुख्यमंत्री हिंदुत्व को लिए एक बड़ा चेहरा हैं, और अगले प्रधानमंत्री का भी चेहरा शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। अपने सहयोगी आनंद के साथ मैं दीपक दीक्षित, सरस्वती न्यूज,
सरस्वती मंथन, शाहजहाँपुर।